Here is another question of cash flow statement beta. This time March 2021, पेपर 32, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा. और जो आपकी बुक का जो टॉपिकल की बुक का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है. T Limited has a financial year end 31st December. Its total asset and total liabilities were as follow. Guys, this is 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2019. तो ये क्या हो गया तुम्हारे ओपनिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटी हो गया, और ये तुम्हारे पास क्या आ गया क्लोजिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हो गए. उसके बाद नीचे इक्विटी सेक्शन दिया हुआ है आपके पास, और 31 दिसंबर 2019 का और 2020 की इंफॉर्मेशन दी हुई, और उससे कह रहा है कि अच्छा कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ अक्सर वो पूछ लेता है नॉन करंट एसेट का स्केड्यूल, और क्या पूछ लेता है आपके पास आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जो राइट नाउ अभी उन्होंने पूछा हुआ भी है. प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी शोइंग द प्रॉफिट फॉर द ईयर एज अ बैलेंसिंग फिगर. टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड. क्लियर? तो अगर आपको याद हो ये इसमें मैंने आपको सोशी पढ़ाया था, और सोशी का मैं इधर पूरा यहाँ पर आपको दोबारा एक मर्तबा रिकैप देता हूँ कि यार ये क्या है. पार्ट ए मुझे क्या बनाना है, सोशी बनाना है, और सोशी किस तरीके से बनाते हैं मैं आपको वो सिखा देता हूँ. तो सबसे पहले अगर मैं आपसे कहता हूँ तो ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 1 हो गया आप लोगों के पास. एक कॉलम आता है शेयर कैपिटल, एक कॉलम हो गया शेयर प्रीमियम, एक कॉलम हो गया रीवैल्यूएशन रिजर्व, एक कॉलम हो गया रिटेन अर्निंग, और एक कॉलम हो गया टोटल. गाइस, तो अगर मैं आप सबसे जितने भी आप लोग बैठे हो सुन रहे हो, मैं आप लोगों से कहता हूँ कि यार ये क्या हो गया शेयर कैपिटल. इसके बाद ये क्या हो गया शेयर प्रीमियम. इसके बाद ये क्या हो गया रीवैल्यूएशन रिजर्व्स. ये क्या हो गया रिटेन अर्निंग, और ये क्या हो गया टोटल कॉलम इज रिक्वायर्ड. ओके, सही है, डन. तो जनरल रिजर्व का कॉलम नहीं है तो इसलिए मैंने नहीं बनाया. आई एम स्टार्टिंग विद बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो इक्विटी का दिया होगा. कहाँ दिया हुआ है 600,000, 48,000, 75,000 और कितना 162,400. तो टोटल कर लें कितना हो गया 885,400. इसके बाद आप लोगों के पास आता है क्या प्रॉफिट फॉर द ईयर. अनफॉर्चुनेटली वही तुम्हें क्या निकालने के लिए बोला है बैलेंसिंग फिगर से तुम निकालना. ऐसा ही है. प्रॉफिट फॉर द ईयर के बाद 1 मार्च को तुम लोगों ने अगर मैं बात कर रहा हूँ कुछ 1 मार्च 1 अप्रैल बोनस इश्यू कुछ किए हैं. तो बोनस 1 मार्च से पहले डिविडेंड पे किया है. कितना डिविडेंड पे किया है 0.16 पर शेयर. तो तुम्हारे पास कितने शेयर्स हैं 600,000. कैसे 600,000 तो अमाउंट है, तो उसको डिवाइड कर लेंगे 1 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा तो नंबर ऑफ शेयर्स भी कितने हो गए मेरे पास 600,000 शेयर्स हो गए. तो डिविडेंड की अगर वर्किंग करने जाता हूं तो 600,000 मल्टीप्लाई बाय 0.16, तो कितना आ जाएगा डिविडेंड डैश डैश कितना बेटा डैश
अर्निंग्स को कम कर दिया और टोटल को भी कम कर दिया। इसके बाद कुछ उन्होंने कहा था कि हमने बोनस इशू किया है, बोनस इशू 1 फॉर एवरी 10 शेयर द डायरेक्टर कीप रिजर्व इन मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। तो यार अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 400,000 शेयर्स हैं तो इनटू 1/10 कर दें, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो 40,000 के क्या हो गए, ये होंगे बोनस शेयर और एक शेयर कितने का है इनटू 1, तो बोनस अमाउंट कितनी हो गई, 40,000 की हो गई। इज इट ओके? ऐसा ही है या नहीं? तो यहाँ पर क्या लिख दिया, बोनस इशू 40,000। बोनस इशू पे सॉरी मैंने 4 लाख लिख दिया है बेटा, 1 मिनट, टाइपो एरर है, 4 लाख नहीं है 6 लाख है, सॉरी। तो 6 लाख शेयर्स इंटू 1/10, तो 60,000 बोनस शेयर्स इंटू 1, तो बोनस अमाउंट इज 60,000। तो भाई मैंने यहाँ पर 60,000 रुपये अपने कैपिटलाइजेशन यानी अपने रिजर्व्स को कैपिटल बना दिया। मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म का मतलब क्या है, सबसे पहले कैपिटल रिजर्व्स यूज करो, तो शेयर प्रीमियम में गुंजाइश है, हाँ 48 पूरा पूरा निकल गया, और बाकी अब 48 यहाँ से निकल गया है, तो इसके बाद शेयर कैपिटल में तो हमने पुट ऑन किया है ना। मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म का मतलब क्या है, अब उन्होंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, 48,000 था, मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म का मतलब हो गया कि आपको अपने कैपिटल रिजर्व्स को यूज करना है, तो शेयर प्रीमियम कर दिया, पीछे 12,000 बचा है। अगर जब आप इसकी मार्किंग स्कीम देखोगे तो मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म का मतलब क्या होता है, आप सबसे पहले शेयर प्रीमियम से कट करो अगर गुंजाइश है, तो सेकंड वन इज रीवैल्यूएशन रिजर्व से करो, तो दे बोथ आर कैपिटल रिजर्व्स बेटा। फिर अगर कुछ बच जाए तो रेवेन्यू रिजर्व्स में आ जाओ, रिटेन अर्निंग्स में और जनरल रिजर्व्स में। मगर इस क्वेश्चन में अगर आप इसकी मार्किंग स्कीम को देखोगे तो उन्होंने किस में से निकाला हुआ है, आपके पास मेरे ख्याल से रिटेन अर्निंग से निकाला हुआ है। 12,000 को जो इन्होंने काटा हुआ है वो किससे काटा हुआ है बेटा, रिटेन अर्निंग से काटा हुआ है। अगर मैं रिटेन अर्निंग्स की बात करता हूं तो अगर 12,000 में रिटेन अर्निंग्स में नहीं डालूंगा तो मेरा प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर कम हो जाएगा, चीजें कर जाएगा, तो जिससे मेरा आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ सकता है। वैसे मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म का मतलब होता है रीवैल्यूएशन रिजर्व से उसको कट करना चाहिए था, मगर उसने रिटेन अर्निंग से कट किया हुआ है। तो मैं अभी रिटेन अर्निंग से ही जा रहा हूँ, यहाँ पर डैश डाल रहा हूँ और 12,000 रुपये मैंने क्या कर दिया, रिटेन अर्निंग से माइनस कर दिया, और टोटल पे कोई इम्पैक्ट। देखो बेटा, अगर फॉर एग्जांपल जो मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म का मतलब उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, द डायरेक्टर्स कीप द रिजर्व इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म, विच मींस कि मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म ही यही होती है कि आप सबसे पहले अपने कैपिटल रिजर्व्स को यूज करोगे। बट अगर अगेन अनफॉर्चुनेटली अगर मैं फॉर एग्जांपल रिटेन अर्निंग से चला जाता हूँ, चीजें करता हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक एम्बिग्युइटी है। वैसे आप अपने पास कॉन्सेप्ट को यही रखेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को, कि आप अपने पहले शेयर प्रीमियम से है तो शेयर प्रीमियम, फिर रिवैल्यूएशन से तो रिवैल्यूएशन, देन आफ्टर जो कुछ बच जाएगा तो आप अपने रेवेन्यू रिजर्व्स को यूज करोगे। तो उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल बोनस इशू के बाद आपने कुछ नए शेयर्स भी इशू किए थे, तो नए शेयर्स कैसे इशू किए थे, 50,000 इंटू 1.4, तो 50,000 इंटू 1.4 का मतलब क्या हो गया, अगर मैं आपसे कह रहा हूं पुराने वाले शेयर्स कितने थे, 100,000 600,000 के थे, जिसमें 60,000 रुपये बोनस के आ गए थे, तो टोटल कितने हो गए, 660,000 के हो गए। 660,000 ये आपके पास क्या है, 660,000 आपके पास क्या है बेटा, शेयर्स हैं। तो इसके बाद $1 के हिसाब से जो पैसा आएगा वो कैपिटल में चला जाएगा, और जो 0.4 के हिसाब से जो पैसा आएगा वो कहाँ जाएगा बेटा, वो कहाँ जाएगा आपका शेयर प्रीमियम में। तो 660,000 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ 660,000 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, कितने बन रहे थे,
50,000 था ना? अच्छा, मैं इसको राइट इश्यू के तरीके से ट्रीट कर रहा था, वेट कीजिएगा। तो नए शेयर्स आपने कितने इश्यू किए हैं? 50,000 के। तो 50,000 के आप नए शेयर्स इश्यू कर रहे हो, तो 50,001 के हिसाब से जो पैसा आएगा वो शेयर कैपिटल है, और जो 0.4 के हिसाब से पैसा आएगा वो शेयर प्रीमियम है। 50,000 इंटू 1 कर दो तो कितना हो गया? 50,000, और 0.4 कर दो तो कितना हो गया? 20,000। तो मेरा टोटल कितने से बढ़ गया? 70,000 से। इसके बाद लैंड जो है इंक्लूडेड प्रॉपर्टी इन प्लांट में, और रीवैल्यू अपवर्ड हो रही है 25,000 से। तो इसका मतलब क्या हो गया? लैंड रीवैल्यू अपवर्ड हुई है डैश डैश 25,000 से मैंने रिवैल्यूएशन रिजर्व्स बढ़ा दिया और टोटल भी बढ़ा दिया। और उसके बाद उन्होंने मुझे क्या कहा था कि आप प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालो। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर कैसे निकलना था? तो यहां पर मैं क्या लिखता? बैलेंस CD 31 दिसंबर 2020, और यहां मैं अपने लिए क्या लिख सकता था? 1 जैन 2020 बेटा। ये कितना हो गया इसका टोटल? 6, और यहाँ पर डैश होगा डैश होगा डैश होगा। तो यहाँ पर मुझे बताओ इसका टोटल करो कितना हो गया? 7,10,000। ये हो जाएगा 48 माइनस 48, तो पीछे बच गया 20,000। ये कितना हो गया? 100,000। अच्छा बेटा, इसके बाद अब क्या करोगे आप? जी बेटा, टोटल को प्लस करो, टोटल को प्लस करो। ये देखो, इसको 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 टोटल का प्लस करके मुझे आंसर बता सकते हो? एक मिनट रुकिएगा बेटा, मुझे क्या निकालना है? प्रॉफिट फॉर दी अगर मैं आपसे कहूं मुझे क्या निकालना है? ये देखो, ओपनिंग बैलेंस ऐसा हो गया, क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकल सकता, तो आप क्या करोगे मुझे बता सकते हो? टोटल में से एक मिनट रुक जाओ, आप कह रही हो अगर मैं ये फॉर्मूला लगा दूं, ओपनिंग रिटेन एंडिंग क्लोजिंग रिटेन एंडिंग, टोटल में प्रॉफिट फॉर द ईयर नहीं है ना? तो अगर मैं टोटल कॉलम की बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूं आपके सामने? 885 में 885 400 में से 96,000 माइनस करो, 70,000 प्लस करो, 25,000 प्लस करो, कितना आता है? जी बेटा, 8844 और 7,10,000 प्लस 1,08,10,000 और दूसरा टोटल आपके पास 885,000 बन रहा है। अगर हमें रिटेन अर्निंग्स भी नहीं पता ना बेटा, क्लोजिंग रिटेन अर्निंग दी हुई है आपके पास। जी बेटा, टोटल आपकी इक्विटी मुझे बता सकते हो कितनी दी हुई है 31 दिसंबर 2020 की? ये देखो, ये आप 2020 के लिए बना रहे हो ना? यहाँ देखना, ये आपके पास 2020 की टोटल इक्विटी हो गई,
टोटल इक्विटी का मतलब हो गया इसमें नॉन करंट एसेट आ गए, टोटल एसेट्स आ गए, ऐसा ही है। इधर देखिएगा प्लीज, मुझे क्या निकालना है, टोटल एसेट्स, इधर देखिएगा प्लीज, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, तो आपके पास क्या आता है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी करते हो तो आपके पास क्या आता है, टोटल कैपिटल या इक्विटी जिसको कहते हो। टोटल एसेट्स कितने हैं, 1292,520। टोटल लाइबिलिटीज कितनी है, 341,400। तो आपके पास कितना आ रहा है मुझे बता दो, 951,120। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, टोटल कैपिटल हो गया। कितना लिख दूं यहाँ पर, 951,120। रिवर्स वर्किंग में जा सकता हूँ, इधर देखिएगा, 951,120 ये प्लस हो रहा है तो आप क्या कर दो, माइनस। फिर जो आंसर आएगा ये प्लस हो रहा है तो आप इसको क्या कर दो, माइनस। फिर जो आंसर आएगा ये माइनस हो रहा है तो आप इसको क्या कर दो, प्लस। फिर जो आंसर आएगा ये प्लस हो रहा है तो आप इसको क्या कर दो, माइनस। तो बैलेंसिंग फिगर से आपके पास क्या आंसर आएगा मुझे बता सकते हो, क्या आंसर आएगा, वो 66,720 तुम्हारा क्या होगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर हो गया, डन। अब वही प्रॉफिट फॉर द ईयर मैं इधर ट्रांसफर कर दूं, वही प्रॉफिट फॉर द ईयर रिटेन अर्निंग में डाल दूं, तो इसका मतलब यहां पर मैंने डाल दिया कितना, 66,720। तो अब ओपनिंग रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट को प्लस करो, डिविडेंड माइनस करो, बोनस इश्यू जो था 12,000 वो माइनस करो, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 121। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया जो उन्होंने सोशी मांगा था। यहाँ पर थोड़ा सा एक एम्बिग्युइटी है कि फॉर एग्जांपल बोनस इश्यू का जो 12,000 रिवैल्यूएशन से कटना चाहिए था, मगर उन्होंने मार्किंग स्कीम में आपके पास रिटेन अर्निंग से काटा है, मगर आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के हिसाब से रिवैल्यूएशन रिजर्व से ही जाओगे। फिर उसके बाद आपको इसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या बनानी है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टुक प्लेस, सही है, एडिशनल मशीनरी परचेज है, मोटर व्हीकल सोल्ड हुई है, नेट बुक वैल्यू ये रही, इंटरेस्ट इतना हुआ है, प्रिपेयर स्टेट IS 7 के हिसाब से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये कौन सा पार्ट हो गया, पार्ट बी। पार्ट बी में आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट IS 7 बेटा, IS 7 के हिसाब से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, PBIT कहते हैं, और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया हुआ, प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ था, कितना दिया हुआ है, 66,720, ऐसा ही है। इसमें इंटरेस्ट कितना दिया हुआ था, 19,500, क्योंकि टैक्स था नहीं तो इसको इंटरेस्ट को ऐड बैक कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 80, क्यों बेटा, 66,720 प्लस इंटरेस्ट ऐड बैक किया है तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आया है तो 88,220 नहीं होगा, 66,720 प्लस 19,500, 86। ओके बेटा,
फिर उसके बाद आपके पास क्या चीज आ सकती है, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन यहाँ पर आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया हुआ है, इधर देखिएगा प्लीज। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपके पास दिया हुआ है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड आउट करोगे, वो थोड़ा सा आपके लिए एक स्ट्रेंज सिचुएशन है। ओपनिंग कितनी दी हुई है, 842। ओपनिंग कितनी दी हुई है, 842। मैं अकाउंट बना रहा हूं, तो अगर ओपनिंग मेरे पास है 842, सही है। क्लोजिंग कितनी है मेरे पास, 867। एग्री करते हो, अकाउंट को बंद कर लो। आप लोगों ने मेरे ख्याल से एक एसेट डिस्पोज हो रहा था जिसकी नेट बुक वैल्यू कितनी है, तो डिस्पोजल कितना आ गया, 29। और आपने कोई नया एसेट परचेज किया है, आपने कोई नया एसेट परचेज किया है 93,000। तो ये लो बेटा 93,000। तो इसका मतलब आपकी डेबिट साइड बड़ी है। 842 प्लस 93 करो, कितना होता है, जी बेटा नेट बुक वैल्यू अकाउंट बन गया। तो 935 में से 29 और 867 माइनस कर दो, तो I/S आपका बैलेंसिंग फिगर से कितना आ जाएगा, जी बेटा आप कह रहे हो 39,000 आपका डेप्रिसिएशन आ गई, कितनी बेटा, और कोई एसेट्स वगैरह था, हम्म, 29,000। अच्छा बेटा एक और भी तो चीज थी ना आपकी, लैंड इंक्लूडेड इन प्रॉपर्टी वॉज रीवैल्यूड अपवर्ड 25,000। तो आपके पास जो है लैंड की वैल्यू भी तो बड़ी थी ना, तो इसका मतलब अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कितनी बनी थी आपके पास, तो आपके पास यहाँ पर डेप्रिसिएशन की जब बात करोगे 39,000 और प्लस 25,000, तो टोटल कितना हो गया आपके पास, 39,000 प्लस 25,000, टोटल कितना हो गया बेटा, 64,000। बेटा उन्होंने बोला था लैंड में क्या चीज है, यहाँ पर देखो लैंड में इंक्लूड है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो लैंड जो है आपके पास में वैल्यू किसकी इंक्लूडेड इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आपके पास वाज रीवैल्यूड अपर 25,000। तो उन्होंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टोटल क्या दिया हुआ था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की नेट बुक वैल्यूज दी हुई थी, क्योंकि आप डेबिट साइड पे आप इसको क्योंकि इंक्रीज हुआ है ना, तो अगर आप अकाउंट बनाते चीजें करते तो आप उसको, क्योंकि आप रिवैल्यूएशन है ना, आप सुन लेना, रिवैल्यूएशन का मतलब वो हो गया कि ये वो एक तरह से गेन है जो हमें रिसीव नहीं हुआ है। देखो ना, अगर फॉर एग्जांपल ये वो गेन है जो हमें रिसीव नहीं हुआ है, अब रिसीव नहीं हुआ तो इसका मतलब है, तो आपके पास रिसीव नहीं हुआ तो आप इसको दोबारा क्या करोगे, अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से क्या कर दोगे, निकाल दोगे, क्योंकि इनफ्लो तो हुआ नहीं है। तो आपके पास 39,000 की क्या थी, डेप्रिसिएशन थी, और 25,000 का रिवैल्यूएशन अपवर्ड था, तो टोटल कितना हो गया, 64,000 बेटा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, एड डेप्रिसिएशन प्रॉपर्टी पीपीई ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितनी आई थी टोटल, 64,000 एड बैक कर दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। फिर उसके बाद आपको लॉस और गेन निकालने का तरीका क्या था, कि नेट बुक वैल्यू मेरी कितनी थी, 29,000, और पैसे कितने रिसीव हो रहे हैं, 26,000। तो कितने का लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया, तो इसका मतलब लॉस है, तो आप इसको क्या कर रहे हो, अगेन ऐड कर रहे हो। अगर गेन होता तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से क्या करते, माइनस कर देते। तो लॉस कितने का था, 3,000 का था। इसके बाद मेरे ख्याल से इन्वेंट्री तुम्हारी कुछ इंक्रीज हुई थी, हाँ
एक 11 से एक 26 हो गई थी, तो इन्वेंट्री पे जा रहा हूं, लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री। कैसे बेटा? 1,11,000 माइनस, अब कितनी हो गई है? 1,26,000, तो कितने से इंक्रीज हो रही है बेटा? तो 15,000। तो इसका मतलब 15,000 से इंक्रीज हो रही है, तो अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से इसको क्या कर दो? माइनस कर दो। फिर इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स कितने? 254, 400 और 299, वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो लेस increase in trade receivables, increase in trade receivables 254, 400, 299, 299, 520, तो ये भी मेरे ख्याल से इंक्रीज हुआ है, तो अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा 45,120 बेटा। फिर उसके बाद ट्रेड पेबल्स पे आ जाओ। ट्रेड पेबल्स कितने हैं? 171,000 है, 179,400, तो ये भी इंक्रीज हो गए। कितने से इंक्रीज हो रहे हैं? तो इंक्रीज होना अच्छी बात है, क्योंकि आपने पैसे दिए नहीं है इन लोगों को। तो पहले कितने थे आपके पास? 171,000 माइनस 179, आप कह रही हो 179,400, तो कितने से इंक्रीज हो गया बेटा? 8,400। तो इन सबको अगर सॉल्व कर लेती हो तो ये क्या हो जाएगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आ जाएगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आ जाएगा? 101,500 पॉजिटिव बेटा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करोगी? लेस इंटरेस्ट पेड, मेरे ख्याल से टैक्स तो था नहीं इसमें। इंटरेस्ट पेड कितना था? 19,500। निकालने के बाद आपके पास क्या बचेगा? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आ रहा है? कितना बेटा? 82,000 पॉजिटिव बेटा। इसके बाद आप क्या करोगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैसे फाइंड करोगे? मेरे ख्याल से परचेज ऑफ एक नॉन करंट एसेट था, जो कि आपने मशीनरी परचेज की थी। कितने की थी? 93,000 की। तो ये मेरे ख्याल से आउटफ्लो हो गया बेटा। इसके बाद सेल ऑफ नॉन करंट एसेट था, जो कि मोटर व्हीकल थी, जिसको बेच के आपके पास कितने पैसे आए थे? 26,000। इनको प्लस माइनस कर लो, तो नेट कितना आ रहा है? नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 60 नेगेटिव बेटा। तो ये लो, आपके पास 67,000 आप लोग कह रहे हो इन्वेस्टिंग से जो आपके पास जनरेट हुआ है वो नेगेटिव जनरेट हुआ है। इन्वेस्टिंग के बाद क्या आता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग की अगर बात कर रहा हूं तो फाइनेंसिंग में क्या आएगा? आप लोगों ने कुछ नए शेयर्स कुछ इश्यू किए थे। नए शेयर्स आप लोगों ने कुछ इश्यू किए थे, कितने किए थे मुझे बता सकते हो? 50,000 इंटू 1.4 करो जरा, 70,000। और बोनस इश्यू तो काउंट करते ही नहीं है,
देखो सिर्फ आप कौन से शेयर्स कंसीडर करोगे, ये वाले सुनना भाई, आप कौन से बोनस इशू, ये जो 60,000 थे ये तो खत्म हो गया ना, एलिमिनेट हो गया, सिर्फ आपने नए शेयर कितने इशू किए हैं, 70,000 बोनस की फॉर्म में, सॉरी राइट, न्यू शेयर्स इशू की फॉर्म में। तो आपने क्या कहे थे, न्यू शेयर्स, जी बेटा राइट इश्यू होता तो वो भी लेते। तो कितने शेयर्स थे आप लोगों के पास, 50,000 इंटू 1.4, क्योंकि इसमें 1 के हिसाब से कैपिटल है और 0.4 के हिसाब से प्रीमियम है, तो कितना हो गया बेटा 70,000। फिर इसके बाद आप लोगों ने इसी के अंदर मेरे ख्याल से डिविडेंड कुछ पे किया था, अगर आपको याद हो, कितना पे किया था डिविडेंड सोशी में, 96,000। डन बेटा। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने मेरे ख्याल से जो लोन था ना, वो कोई रीपे वगैरह कुछ किया था आप लोगों ने। ये देखिएगा 2 लाख, 2 लाख का लोन था और अचानक 1,20 हो गया, तो 2,20 में से 1,20 पे कर दिया, तो पीछे कितना, यानी कितना आपने पे किया है, लोन रीपेड था कितना बेटा 200,000, जिसमें अब कितना रह गया है 120,000, तो आपने रीपे कितना किया है 80,000। तो मुझे इसका फाइनल आंसर बताइए प्लीज, कितना आएगा बेटा, 96 माइनस 80 माइनस और 70 प्लस, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कितना बता रहे हो, 169,000 क्या नेगेटिव बेटा, जी कितना बेटा 196 नहीं होगा बेटा, 106,000। इन सब को अगर आप सॉल्व करते हो, इन सब को अगर सॉल्व करते हो, नेगेटिव, आप कह रही हो नेगेटिव 91,000, तो उसको क्या कहोगी, नेट, नेट डिक्रीज इन, नहीं बेटा कैश एंड कैश, डन बेटा। तो आपके पास क्या आया है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, हाँ दिया हुआ था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग करंट एसेट में दिया हुआ था और क्लोजिंग करंट लायबिलिटी में दिया हुआ था, तो ऐड क्या कर दिया, ओपनिंग बैलेंस यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 42,000, तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 49,000 क्या, आप कह रही हो 49,000 क्या नेगेटिव, तो आप ये चेक कर लो, ओपनिंग कितना था, ओपनिंग 49 था, मैंने यहाँ शायद उल्टा लिख दिया है, ओपनिंग आपके पास कितना था बेटा, तो 91,000 माइनस 91 प्लस 49, तो क्लोजिंग कितना आ जाएगा, -42। -42, ये देख लीजिएगा भाई, बैंक ओवरड्राफ्ट -42 बेटा,
फिर इसके बाद इसका लास्ट पार्ट क्या बोला हुआ है इन्होंने, इसका लास्ट पार्ट आप लोगों को क्या बोला हुआ है, assess the impact of payment of the dividend and the partial repayment of the debenture on the cash and cash equivalent, यानी जो आपने डिविडेंड से पेमेंट की है और मेरे ख्याल से जो भी आपने लोन रीपे किया है उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, यही बात बोली हुई है। तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं पार्ट सी के आंसर पे आ रहा हूं, तो ये देखिएगा इसमें आंसर में क्या लिखोगे, T Limited has positive cash flow before repayment of डिबेंचर एंड डिविडेंड पेड। अगर देखा जाए तो हमारा पॉजिटिव कैश फ्लो था, मानते हो इस बात को, कितना था 101,500 था, जिसमें से 67,000 का तुम लोगों ने क्या पे किया है, जिसमें से 67,000 का तुम लोगों ने क्या किया है, इन्वेस्टिंग वाला पार्ट पे किया है, और 70,000 के आपने क्या किए थे, 70,000 के शेयर्स इश्यू किए थे, याद है, और 19,500 का डिबेंचर्स पे किया था। तो इन सबको सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास कितना आ रहा है, जल्दी बताओ, 101,500 माइनस 67,000 प्लस 70,000 माइनस 19,500, कितना आ रहा है बेटा, 85,000। इसके बाद अगर मैं आपको बोल रहा हूं बोथ दी रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर एंड डिविडेंड मेक T Limited turn from a positive cash balance into a negative पोजीशन। कैसे, 85,000 में से तुम लोगों ने 80,000 का क्या था, डिबेंचर पे किया, और 96,000 का क्या पे किया, डिविडेंड पे किया, तो तुम कितना नेगेटिव में आ गए, $91,000। इज इट ओके, यहां तक क्लियर बेटा। इसके बाद एक और पॉइंट के लिए असिस्ट के लिए दे दो, टी लिमिटेड जो थी turns from a positive cash position to a negative cash if only dividend but not डिबेंचर। अगर मैं डिविडेंड नहीं पे करता इस साल, शेयर होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में ले लेता, तो मेरे पास ये पोजीशन नहीं होती, डिबेंचर पे करने के बाद भी मेरे पास पैसा बचता। उसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट दे दो, although T Limited has enough retained earning to pay dividend, paying 96,000 has great impact
on the cash balance, फिर उसके बाद T Limited should reduce paying cash dividend and increase the bonus shares instant. उसके बाद एक और पॉइंट दे दो, T Limited is still in a positive balance if only debenture is paid. उसके बाद early repayment of debenture however can save interest amount. उसके बाद repayment of debenture can be deferred as the maturity date is 2024/2025, क्योंकि आपको डिबेंचर जो रीपे करना था 2025 में करना था, मगर आपने बहुत जल्दी पे कर दिया। आप इसको डेफर्ड भी कर सकते थे, आप इसको बाद में भी पे कर सकते थे, तो उससे भी आपके ओवरऑल देखा जाए तो आपकी बिजनेस की जो कैश फ्लो था टी लिमिटेड का, ओवरऑल परफॉर्मेंस उसकी बहुत ज़बरदस्त थी, क्योंकि उसने जो अपनी कैश जनरेट करने की एबिलिटी थी 101,500 का कैश जनरेट किया था। फिर उसके बाद उसने क्या कर दिया, एक ही साथ डिविडेंड भी पे कर दिया और एक ही साथ डिबेंचर्स भी पे कर दिया, जिसकी वजह से जो उसका 101,500 का जो भी आपके पास प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस था वो चेंज हो गया, और कितना हो गया बेटा आपके पास, जो पॉइंट नंबर 1 में मैंने आपको बताया 91,000 हो गया। तो इसका मतलब, और आगे हालांकि डिबेंचर डिफर्ड हो सकता था और वो भी नहीं था कि, मगर उसने सिर्फ क्या सोचा होगा कि इंटरेस्ट नहीं पे कर, क्योंकि ऑलरेडी वो 19,500 का ऑलरेडी इंटरेस्ट दे रहा था, चीजें कर रहा था। तो उन्होंने क्या कहा था कि असेस करो, असेस पर इम्पैक्ट बताओ कि क्या इम्पैक्ट होगा डिविडेंड पे करने का और पार्शियल रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर का आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के 2020 में। तो 2020 का जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आया है वो आपके पास कितना आ गया, माइनस का 42,000 आ गया। आपने उनके सारे इम्पैक्ट बता दिए कि भाई ये इम्पैक्ट है जिसकी वजह से ये माइनस 42,000 हो गया। हाँ भाई, इस क्वेश्चन में आपके पास सोशी बनानी थी, और सोशी में जो उन्होंने एग्जामिनर ने बोनस इशू निकलवाया था, तो बोनस इशू आपका निकला था 60,000 जो है डॉलर में निकला था बेटा। और फिर उसके बाद जो मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म लिखा था कि मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म क्या होती है, तो हम इतने टाइम से पढ़ते हुए आ रहे थे कि भाई मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म का मतलब होता है, अगर बोनस इशू को कट ऑफ करना है तो सबसे पहले कैपिटल रिजर्व यानी शेयर प्रीमियम से करते हैं, फिर इवैल्यूएशन रिजर्व से करते हैं, फिर रिटेन अर्निंग से करते हैं, फिर जनरल रिजर्व से करते हैं। ये इसकी सीक्वेंस थी। 2023 से आप जितने भी पेपर्स उठाओगे तो वहाँ पर वो उसी सीक्वेंस से होगा, और फिर 2000 के बाद जितने पेपर उठाओगे तो वहाँ पर तो थोड़ा सा सीक्वेंस डिफरेंट होगा। बट 2023 के बाद से एग्जामिनर ने जो आपका सिलेबस था उसमें मेंशन कर दिया था कि आपके पास बोनस इशू के अंदर जो है आप रिवैल्यूएशन रिजर्व को नहीं यूज़ करोगे। तो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने यूज़ नहीं किया है। तो अगर बोनस इशू की ट्रीटमेंट आएगी तो अकॉर्डिंग टू 2023 ऑनवर्ड्स आप क्या करोगे कि
रिटेन अर्निंग से सबसे पहले आप शेयर प्रीमियम से करोगे, फिर कुछ बच जाएगा तो आप रिटेन अर्निंग से करोगे और फिर जनरल रिजर्व से करोगे। मगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस अभी भी मैंने देखे हैं जिसमें शेयर प्रीमियम से तो हो रहा है, शेयर प्रीमियम के बाद जनरल रिजर्व से हो रहा है और रिटेन अर्निंग से हो रहा है। मगर आप क्या करोगे, आप अभी ये टेक्निक देखोगे क्योंकि अभी भी यहाँ पर कोई थोड़ा-सा एम्बिग्यूइटी है एग्जामिनर की तरफ से कि उसने रिवैल्यूएशन रिजर्व तो मना कर दिया है। अगर आप प्रीवियस आप चाहे कंपनी अकाउंट्स करने जाते हो या कहीं भी करने जाते हो तो न्यू टेक्निक के हिसाब से, न्यू सिलेबस अप्रोच के हिसाब से आप 2023 ऑनवर्ड्स रिवैल्यूएशन रिजर्व उसने मना किया है। बट इस क्वेश्चन के अंदर मैंने फिर भी आपको जो है अकॉर्डिंग टू एमएस वो करके बताया है और उसके बाद क्वेश्चन के एंड में आपको मैं ये एक छोटा सा नोट भी बना के दे रहा हूँ ताकि अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन हो तो उस पे उसको इतनी उसको प्रॉब्लम ना हो। तो नई टेक्निक के हिसाब से, नए सिलेबस के हिसाब से आप सबसे पहले अगर बोनस होता है तो शेयर प्रीमियम से फाइन ख़त्म करोगे, फिर आपके पास जनरल रिजर्व से करोगे और फिर रिटेन अर्निंग से करोगे। ये अभी रिसेंट टेक्निक इस तरीके से फॉलो हो रही है। थैंक यू बेटा।